हेलो बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानिक का लेक्चर नंबर 11 और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर। अगर आपने आज अच्छे से पढ़ाई की तो शायद ये आखिरी लेक्चर भी हो सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? दीपेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कारम, नमस्कारम, स्वागतम, वंदनम, अभिनंदनम, भ्रूम। अजय, अनुराग, कनिष्क, रविश, आशिया, स्नेहा, रजत, दीपक, चंदन, अमन, शालिनी, चंदू, श्रद्धा, विजयकांत, काजल, धीरज, निशु, सैजल, विशेष, रामू, लखन, श्रद्धा, बिट्टू, गरिमा, चंदू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसी है जनता? कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। कुछ होमवर्क दिया था क्या? सूरज दिख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। हम्म। होमवर्क, 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 होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है, तो करें शुरू पढ़ाई? नहीं। शुरू करते हैं। बहुत सारा। अरे डाउट का बारे में बात बोल रहे हैं? डाउट क्या पूछे? रैपिड फायर नहीं आया क्या अभी? क्या अभी के टाइम प्लस वाला लेक्चर देखें? देखो, प्लस लग रहा है अब जेई नहीं होगा। लो भैया, भैया ये बताओ मत किसी को, है ना? ये चीज बताओ मत किसी को। हमें कोई भी चीज ऐसे फैलानी नहीं है। कम से कम कोशिश करें कि अगर कुछ, है ना, इफ यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ गुड थिंग, स्टे अवे। अगर आप किसी अच्छी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, दूर रहें। कम से कम नेगेटिविटी ना फैलाएं, है ना? देखो, ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों, ये सब नहीं सोचना है। जब भी बोलो अच्छा बोलो। वो कहते हैं ना कि जैसा संदेश हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसी ही चीजें लौट कर आती है। बाकी दुनिया है हमारे बारे में खराब बोलने के लिए, हम खुद क्यों खुद के बारे में खराब बोलें? मैनिफेस्टेशन, जैसा तुम मैनिफेस्ट करोगे, जैसा खुद के बारे में विजन करोगे, चीजें वैसी होती हुई दिखाई देंगी तुमको, है ना? ऑलवेज फील गुड अबाउट योर सेल्फ, है ना? नहीं हो रहा है अच्छा, कम से कम फील तो कर सकते हैं, दिशा तो सही रख सकते हैं, है ना? और ऐसा भी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलो, पता नहीं कब भगवान बोल दे तथास्तु और अपना काम बन जाए, है ना? इसीलिए ऑलवेज से गुड अबाउट योरसेल्फ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना? आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को उसने तुझे चुना है। और कभी हार ना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हार ना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो साथ में खड़ा है। तुम एक कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पर, रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक समीकरण निकाय, कल इस टॉपिक को हमने शुरू किया था। मैं फटाफट से रिकैप कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग कहानी को आगे दोहराएंगे, है ना? जो बच्चे कल आए थे
वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो नहीं आए थे वो बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, है ना। रैखिक समीकरण निकाय में मैंने तुम्हें दो तीन छोटी छोटी चीजें बताई थी, है ना। कहां से हमने शुरू किया था? दो चरों में दो समीकरण, है ना। हल्का सा पुराना मैं रिकैप करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जरूरी है चीजें। तीन वाले पे जाने से पहले दो वाली जानना जरूरी है। इसमें हमने ये चीजें जानी थी कि ये जो सरल रेखाएं होती है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसके तीन प्रकार के हल हो सकते हैं। पहला हल होता है कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो। इस स्थिति में क्या होता है, a1 बटे a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बटे b2। दूसरा होता है जिसमें दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें होता है a1 बटे b1, सॉरी a1 बटे a2, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के तुल्य होता है, लेकिन वो c1 बटे c2 के तुल्य नहीं होता है। और तीसरी होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में क्या होता है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, यहां पर एक अद्वितीय हल होता है, इसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसे कहा जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई एक्स वाई का मान यहां संतुष्ट नहीं करता है, और इसे कहा जाता है अनंत हल। एक्स और वाई के अनंत मान इसको संतुष्ट करते हैं। ये दो चरों वाली कहानी हमने देखी थी, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने कहानी को आगे बढ़ाया था और तीन चरों पर हम लोग गए थे। तीन चरों वाली चीजों में हमने क्या कहा था, ऐसी कुछ बातें की थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हैं तीन चरों में तीन रेखीय समीकरण है, और इनके भी हल वैसे ही हो सकते हैं, या तो अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होंगे, या अनंत हल होंगे। उसके लिए हमने कहा था कि चार सारणिकों का निर्माण किया जाता है। पहली सारणिक होती है a1 a2 a3, दूसरी सारणिक होती है b1 b2 b3, तीसरी सारणिक होती है c1 c2 c3। ध्यान से सुनते रहना, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं। फिर दूसरी सारणिक में क्या किया जाता है, सिंपल a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 डाल दो, यहां b1 b2 b3 और c1 c2 c3 चलने दो, ठीक है। फिर एक और सारणिक अपन ने बनाई थी, वो सारणिक थी d2। d2 में क्या करो, यहां a1 a2 a3 रहने दो, बस यहां d1 d2 d3 आ जाएगा, और यहां c1 c2 c3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा d3, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहां आ जाएगा d1 d2 d3, ठीक है। और फिर लास्ट में जाते जाते हमने एक चीज सीखी थी कि जो x होता है उसको जब इस d सारणिक के मान से गुणा करते हैं तो d1 सारणिक का मान आ जाता है, y d2 और z d3। और इसी से हमने हलों की प्रकृति को डिसाइड किया था कि हल कैसे आने वाले हैं। हलों की प्रकृति, ध्यान से सुनना, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हलों की प्रकृति दो चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तो d के मान पर, अगर d शून्य नहीं है तो कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल। चूंकि d जीरो नहीं है, d जीरो, ध्यान से सुनना, d जीरो नहीं है तो d से भाग दे सकते हैं। तो d से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा d1 बटे d, ये हो जाएगा d2 बटे d, और ये हो जाएगा d3 बटे d। अगर d जीरो है तो फिर से दो कहानी होती है। अगर d जीरो के साथ साथ d1 d2 d3 ये भी जीरो हो गया, मतलब x गुणा जीरो इज इक्वल टू जीरो, d भी जीरो d1 भी जीरो, तो x का क्या मान रख सकते हैं, कुछ भी मान रख दो। x गुणा y गुणा जीरो इज इक्वल टू जीरो, y के क्या मान रख सकते हैं, कुछ भी रख दो। तो इस केस में कहा जाता है कि इसके अनंत हल है। और आखिरी, अगर d1 या d2 या d3
में से कम से कम एक, कम से कम एक अशून्य है, तो इसे कहा जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये सारी बातें पिछली क्लास में हमने की थी। कितने लोगों ने इन चीजों को याद कर लिया है कि हाँ सर ये हमको क्लियर है, अब आप आगे बढ़ो, हम इस पर सवाल कर सकते हैं, आप आगे बढ़ो, हम इस पर सवाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये कल ही समझ में आ गया था, वही कल वाली चीज को ही रीकैप करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें अभी मैं छोटी छोटी इस पर जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, पहली बार में ही 100% नहीं दिया जाएगा, पहले 50% दिया जाएगा, उसको अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ी सी एक चीज आगे बढ़ाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, ऐसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, पूरे टॉपिक को फील से समझेंगे। वॉइस फट रही है। क्वेश्चन चालू करो। 95.75%। फिर अपन ने 3 सवाल भी कर लिए थे, जिसमें एक अद्वितीय हल वाला था, एक अनंत हल वाला था और एक कोई हल नहीं वाला था। ठीक है, सभी लोगों ने सारणिकों के मान निकाले थे और ये सारा काम किया था। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और टर्म से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। देखना, ध्यान से सुनना, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना। अगर समीकरणों के हल विद्यमान होते हैं तो उन समीकरणों के निकाय को संगत निकाय कहा जाता है, और हल विद्यमान नहीं होते हैं तो असंगत निकाय कहा जाता है। मतलब ये जो कोई हल नहीं वाली सिचुएशन है ना, इसे कहा जाता है असंगत निकाय, असंगत निकाय। और ये जो दोनों हैं, चूंकि इसमें एक हल है, इसमें अनंत हल है, लेकिन हल तो है ना दोनों में, तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है संगत निकाय। जब हल विद्यमान होते हैं, चाहे अद्वितीय हल हो, मतलब केवल एक सेट ऑफ वैल्यूज हो, या अनंत हल हो, इन दोनों को कहा जाता है संगत निकाय। और कोई हल नहीं हो तो उसे कहा जाता है असंगत निकाय। लिख लो, बस ऐसे टर्मिनोलॉजी है, हमको याद होनी चाहिए, है ना। अद्वितीय हल को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अनंत हल को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई हल नहीं को कहते हैं नो सॉल्यूशन। संगत निकाय को अंग्रेजी में कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, एक टर्म है बस। चलो अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, उस सवाल को तुम करने की कोशिश करो और फिर आगे बढ़ेंगे। करो, ये सवाल करो। लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने हैं हम लोगों को, लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने हैं, जिसके लिए, और ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, क्योंकि इसी सवाल के आधार पर हम पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस एक ही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलो तुम लोग ट्राई करो, फिर बहुत शांति से तसल्ली से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे इन सवालों को किया जाता है। मेथड नंबर 1 बताऊंगा, मेथड नंबर 2 बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मेथड नंबर 1 बताऊंगा, मेथड नंबर 2 बताऊंगा। 2 तरीकों से इन सवालों को हल करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है
वो बस मेरा इतना सा काम कर दे कि डी सारणिक क्या बनेगी ये बता दे मुझे, D1 सारणिक क्या बनेगी ये बता दे मुझे, D2 सारणिक क्या बनेगी ये बता दे मुझे, और D3 सारणिक क्या बनेगी ये बता दे मुझे, है ना। इतना काम तो कर ही सकते हो। जब भी तीन समीकरणों का निकाय देखोगे तुरंत से दिमाग में ये चार सारणिक आनी चाहिए, बिना इसके हम लोग कहानी आगे नहीं बढ़ा सकते। यहां क्या आता है, इनके गुणांक आते हैं, एक एक एक, एक दो दो, एक तीन लैम्डा। फिर क्या होता है D1 में, इस नियतांक को इधर डाल दिया जाता है तो 6 1 म्यू। बाकी दोनों ऐसे कैसे, एक दो दो, एक तीन लैम्डा। दूसरे वाले में क्या होता है, यहां डाल दिया जाता है 6 1 म्यू, एक तीन लैम्डा। और तीसरे वाले में क्या होता है, 1 1 1 1 2 3 और 6 1 म्यू यहां आ जाएगा। क्या यही आ रही है तुम्हारी चारों सारणिकें? कितने लोगों की चारों सारणिक यही आ रही है? कितने लोगों की चारों सारणिकें यही आ रही है? फटाफट बताओ, तब तक मैं इधर बातें करता हूं। लक्ष्य प्लस की क्लासेस को कैसे यूज करें आप उसको बता दीजिए ताकि उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकें। बिल्कुल मैं बताता हूं आर्यन, है ना, मुझे पता चल गई ये बात, मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। क्या बोल रहा है वो बालक, मिसप्रिंट, मिसप्रिंट हो गया क्या, 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा, 1 2 2 1 2 2, 6 1 म्यू, 1 2 2 1 3 लैम्डा, 1 1 1 6 1 म्यू, 1 3 लैम्डा, 1 1 1 1 2 2 6 1 म्यू। 15,000 से 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से IIT पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, हर चैप्टर के 500 सवाल का टारगेट रखना है। 30 चैप्टर है, 15,000 सवाल हो गए। कॉलम चेंज हो रहे हैं तो क्या इसमें डिटर्मिनेंट चेंज क्यों नहीं हो रहा? डिटर्मिनेंट चेंज होगा, डिटर्मिनेंट का मान चेंज हो जाएगा। भाग क्यों दिया जाता है D इज इक्वल टू 0 में? भाग क्यों दिया जाता है? D जब 0 नहीं होता है तब भाग दिया जाता है ना। 94.88, हाँ वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी ठीक है। ये आ गया अगला सवाल। जनता बस जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो करते जाओ, तुम्हारा काम होता जाएगा। इस सारणिक का प्रसार करो और बताओ D का मान क्या आ रहा है। इस सारणिक का प्रसार करो और बताओ D का मान क्या आ रहा है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सवाल करना सिखा रहा हूं मैं। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में ये चारों चीजों का मान निकालना है। करो प्रसार। अब चाहो तो तुम 0 बना के करो, पहले ही कर दो, मैं जैसे यहां पहले ही कर देता हूं। 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 गुणा लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा D, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3, यानी कि कितना आ गया, लैम्डा माइनस 3, यानी कि D का मान आ गया है लैम्डा माइनस 3। ये पहला मैं निकाल के ले आया हूं। अब इस हिसाब से D1 बताओ क्या आ रहा है, D2 बताओ क्या आ रहा है, और D3 बताओ क्या आ रहा है। करना पड़ेगा। इसके बाद में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन देखो तुम्हें बोर्ड्स भी देने हैं और कई बार शॉर्टकट और ज्यादा चीजें बिगाड़ देते हैं। तो पहले लॉन्ग कट सीखेंगे, जब लॉन्ग कट सीख जाएंगे तब शॉर्टकट सीखेंगे, जब लॉन्ग कट सीख जाएंगे तब शॉर्टकट सीखेंगे, जब लॉन्ग कट सीख जाएंगे तब शॉर्टकट सीखेंगे। बताओ, D1 का मान D2 का मान कोई बताना चाहता है? D1 का मान D2 का मान, 2 की जगह 3 नहीं, 3 की जगह 2 होगा। ये W कहां से आया है? कहां है W भाई मेरे? लक्ष्य JEE प्लस को कैसे यूज करें, मैं बोल तो रहा हूं, बता दूंगा मैं। अगर D वाले में लैम्डा का मान 3 रख दिया जाए तो R1 इज, वो अब बात की बात है। लैम्डा 3 आ रहा है, अभी लैम्डा कहाँ से आ रहा है 3? क्यों तुमने उसको 0 क्यों कर दिया? रैपिड फायर तुम्हें टेलीग्राम और कम्युनिटी पर मिलेगा। अगर
कम से कम अशून्य का क्या मतलब है? कम से कम मतलब कम से कम एक तो अशून्य होना ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। कम से कम एक अशून्य होना चाहिए, कम से कम एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए। D1, D2, D3 करें इसका प्रसार। D1, D2, D3 क्या करें? 6 गुणा 2 λ-6 -1 गुणा λ-3 म्यू प्लस 1 गुणा 2 - 2 म्यू। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं सही से। D1 हो जाएगा अपना 6 दूनी 12 λ -36 माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 - 2 म्यू। तो ये टोटल कितना हो गया? 11 λ और -34। ये लैम्डा में से लैम्डा गया 11, ये 34 और प्लस म्यू। ये आ रहा है क्या D1? (2 λ - 6 λ-3 म्यू और 2 - 2 म्यू। तो ये हो गया अपना 6 दूनी 12 λ -36 माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 - 2 म्यू। एक बार फटाफट बताओ। यस, वेरी गुड। चलो, तो दूसरा भी फिक्स हो गया अपना। दूसरा भी फिक्स हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा निकालो, मतलब D2 निकालो। ये D1 हो गया, D2 यहां सॉल्व कर दूं क्या? घबरा तो नहीं जाओगे? अगर मैं कर दूं यहां पर सॉल्व इसको, तो ये कितना हो जाएगा? λ-3 म्यू -6 λ-3 +1 म्यू -1। तो D2 इज इक्वल टू कितना हो गया? λ-3 म्यू -6 लैम्डा प्लस 18 प्लस म्यू -1। D2 इज इक्वल टू कितना हो गया? -5 लैम्डा -2 म्यू प्लस 17। ठीक है, ये D2 आ रहा है। अब D3 पे आ जाते हैं लास्ट। इस D3 का प्रसार कर रहा हूं मैं। 1 गुणा 2 म्यू -2 -1 गुणा म्यू -1 प्लस 6 गुणा 2 - 2। ये हो जाएगा 2 म्यू -2 माइनस म्यू +1 प्लस 0। तो ये आ गया म्यू -1। क्या यही आ रहे हैं तुम्हारे भी? एक बार फटाफट से जनता कंफर्म कर दो, पढ़ने वाली जनता, मेहनत करने वाली जनता। क्या D1, D2, D3 यही आ रहे हैं क्या? वेरी गुड आलोक सोनकर। बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोगन भी कंफर्म करें। बाकी लोग भी कंफर्म करें, क्या यही आ रहा है? यस यस, पीस पीस, मैच्ड, ऑल मैच्ड। मिसप्रिंट नहीं है, सब सही है। 96। अब देखो सुनो, सभी के सभी लोग लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। सभी के सभी लोग लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं वही लास्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट एक और सीखेंगे, तो ये मतलब ये सीख लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम चाहे जो सवाल आ जाए इस टॉपिक का, चाहे जो सवाल आ जाए वो कर दोगे। मैं यहां पर पहले लिख देता हूं साइड में D λ-3 D1 D2 D3। ये आ रहा है म्यू -1, ये मुझे याद है, म्यू -1 आया है। D1 आया है 11 λ -34 प्लस म्यू
11 लैम्डा माइनस 34 प्लस म्यू, 11 लैम्डा माइनस 34 प्लस म्यू, माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 17, माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 17। ये काम अपन ने कर लिया। लिख तो नहीं रहा है ना कोई? प्लीज मत लिखना, है ना, सच बोल रहा हूं, पाप लगेगा अगर लिखोगे तो। अब हमें क्या कहा गया था सवाल में कि इस समीकरण निकाय के लिए लैम्डा और म्यू के ऐसे मान ज्ञात करो जिसके लिए अद्वितीय हल हो। मतलब लैम्डा और म्यू ऐसा मैं क्या रख दूं कि इसके अद्वितीय हल हो जाए, लैम्डा और म्यू क्या रख दूं कि इसके अनंत हल हो जाए, लैम्डा और म्यू क्या रख दूं कि इसका कोई हल नहीं हो। तो वो दिन याद करो जब हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात की थी। मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करती थी? विविक्त कर पे, विवेचक पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। सारा खेल किसका था? उस डी का था। बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, जीरो है, ऋणात्मक है, वैसी चीजें हुआ करती थी। उसी प्रकार से रेखिक समीकरण निकाय में हलों की प्रकृति के लिए वो टेबल मैंने बनवाई है, उस टेबल को अपन याद करते हैं। उस टेबल में क्या कहा गया था? सुनना भाई, हलों की प्रकृति, इसमें साफ साफ ये कहा गया था कि अगर अद्वितीय हल रखने हैं, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? अद्वितीय हल के लिए डी जीरो नहीं होना चाहिए। बस अगर डी जीरो नहीं है अद्वितीय हल हो जाएंगे। मतलब ये अपने पास जो चीजें आई है, इस रेखीय समीकरण निकाय के अद्वितीय हल रखने हैं तो इसका जो डी है उसको नॉन जीरो कर दो। मतलब अपना यहां पर डी का मान कितना आ रहा है? डी का मान कितना आ रहा है? डी का मान कितना आ रहा है? 1 मिनट रुक जाना, 4:27, 4:27, ठीक है। हाँ, अपना डी का मान कितना आ रहा है? लैम्डा, देखो, लैम्डा माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3। यदि लैम्डा 3 के बराबर नहीं होगा तो इसके अद्वितीय हल बने रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? सिंपल भाषा में कहें, लैम्डा 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, -2 हो जाए, -2/5 हो जाए, -√3 हो जाए, प्लस का √5/7 हो जाए, सब जगह अद्वितीय हल बने रहेंगे, बस लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए। तो जब हमसे कहा गया कि लैम्डा और म्यू के मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है, तो तुम कहोगे कि लैम्डा चाहे जो हो जाए बस 3 ना होने पाए। और म्यू, म्यू पे तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है, म्यू जो मन है वो रख दो। लैम्डा चाहे जो हो जाए एक्सेप्ट 3, म्यू चाहे जो हो जाए। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? फटाफट बताओ। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? क्लियर है क्या ये बात? फटाफट बोलो, बोल मेरे भाई, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। दूसरा क्या है? अनंत हल। अनंत हल कब होते हैं? यस, 89% लोगों को समझ में आई है। सच में? मतलब सच में? एक बार और बताओ। हाँ सर, हम तो 2 बार वाले चलो फिर से बताते हैं, क्योंकि ये जरूरी चीज है तो एक बार और बता देता हूं, ठीक है? कोई हल नहीं। सुनना ध्यान से, आखिरी बार, लास्ट लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसके बाद फिर से नहीं बताऊंगा। सवाल में क्या दिया गया था? ये एक रेखीय समीकरण निकाय है ना? अब तो देख के समझ में आने लग गया हमको। 3 चरों में, इसमें यहां पर एक लैम्डा है जो अज्ञात राशि है, जो एक म्यू है अज्ञात राशि है। जैसे जैसे लैम्डा और म्यू के मान बदलेंगे, यह रेखीय समीकरण निकाय
बदलता जाएगा। बोलो हाँ या ना? बदलेगा ना। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखोगे, म्यू इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कोई और रेखीय समीकरण निकाय आएगा। इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरे पे फर्क पड़ेगा। अब 3 समीकरण में से एक भी बदलेगी तो हलों की प्रकृति तो बदलती जाएगी। तो ये हमसे ये जानना चाहते हैं कि लैम्डा और म्यू के ऐसे मान ज्ञात करो, लैम्डा और म्यू के ऐसे मान ज्ञात करो कि इस रेखीय समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। पहले इस स्थिति में लैम्डा म्यू क्या होंगे? अनंत हल अगर बनाने हैं तो लैम्डा म्यू के क्या मान होने चाहिए? कोई हल नहीं हो, इस रेखीय समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो लैम्डा म्यू का क्या मान होना चाहिए? हमने बोला ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। अब हमें क्या चीज आती है कि हलों की प्रकृति के लिए तो हमें D1, D2 और D3 चाहिए होते हैं। तो हमने बिना सोचे समझे D सारणिक लिख दी, D1 सारणिक लिख दी, D2 सारणिक लिख दी, D3 सारणिक लिख दी और सारे सारणिकों का प्रसार करके अगले पेज पर आ गए और यहां साइड में लिखकर बैठ गए कि लो सर अब क्या करें आप बताओ। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या बनाने हैं? अद्वितीय हल बनाने हैं। अद्वितीय हल बनाने के लिए मुझे ये बताओ क्या कंडीशन होती थी? अद्वितीय हल की क्या कंडीशन होती थी? अद्वितीय हल की कंडीशन होती थी कि D 0 नहीं होना चाहिए, D 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां आ गए और हमने लगा दिया कि भैया D को 0 मत होने दो, D को 0 मत होने दो। अगर D 0 नहीं होगा अद्वितीय हल बने रहेंगे। D था क्या? लैम्डा -3। अगर लैम्डा -3 को 0 नहीं होने देना है मतलब लैम्डा को 3 नहीं होने देना है। अगर लैम्डा 3 नहीं होगा अद्वितीय हल बने रहेंगे। मतलब लैम्डा क्या हो सकता है? लैम्डा क्या था? वास्तविक संख्या थी। क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा सभी वास्तविक संख्याएं हो सकता है 3 को छोड़कर? अगर लैम्डा 3 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हुई तो अद्वितीय हल बने रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। सर म्यू का मान भी तो बताना था। अरे म्यू तो यहां है ही नहीं, ये डी तो म्यू पर निर्भर ही नहीं करता है। इस डी को फर्क ही नहीं पड़ता कि म्यू क्या हो रहा है। म्यू कुछ भी होता रहे इस डी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख दिया कि भैया म्यू जो मन है वो रख लेना, बस लैम्डा को 3 मत होने देना तो D 0 नहीं होगा तो अद्वितीय हल बने रहेंगे। बोलो हाँ या ना? अब बात समझ में आई क्या? क्या अब बात समझ में आई है? आई है, चिट्ठी आई है। 3 क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि यदि लैम्डा 3 हुआ तो D यानी कि लैम्डा -3, 3 -3 0 हो जाएगा और D 0 हो गया तो अद्वितीय हल कैसे होगा मेरे पगलू दिव्यांश? बताओ मुझे, आया क्या मजा? -3 हो सकता है क्या सर? 95.66। भावनाओं को समझो। यही दिक्कत होती है जब हम लोग एक दिन क्लास अटेंड करते हैं, जाके सो जाते हैं और अगले दिन सीधा मुंह उठाकर फिर से क्लास में आ जाते हैं। अब अनंत हल के नखरे और ज्यादा हैं। अनंत हल कब होता है? सुनना ध्यान से। और ये वाला केस मैं एक ही बार समझाऊंगा, इसको मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, चाहे 50% को समझ में आए। ठीक है? अनंत हल की क्या स्थिति थी? अनंत हल कब होता है? अनंत हल होता है जब D 0 हो और उसके साथ साथ D1, D2, D3 सभी चीजें 0 हो जाए। अनंत हल कब होता है? जब D 0 हो और उसके साथ साथ सभी के सभी 0 हो जाए। मतलब चारों के चारों 0 होने चाहिए। अनंत हल के लिए D 0 होना चाहिए, D1 भी 0 होना चाहिए, D2 भी 0 होना चाहिए और D3 भी 0 होना चाहिए। तो इन चारों चीजों को 0 कर डालो और बताओ लैम्डा कितना आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है। पहला वाला मैं करता हूं। D 0 कब होगा? D 0 होगा जब लैम्डा -3 0 होगा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया। ये पहला सवाल था अपना, ये दूसरा सवाल, दूसरे हिस्से पे आ गए अपन। अब इस हिसाब से कोई मुझे म्यू का मान बता सकता है क्या कि म्यू का क्या मान आएगा? D1 को 0 करो,
D1 भी जीरो कर दें। D1 क्या है? 11 लैम्डा माइनस 34 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। लैम्डा का मान ऑलरेडी 3 आ चुका है, यहां रख दो। फिर तीसरा, इसी सवाल में कर रहा हूं ना, वो कोई हल नहीं वाला अलग से देखेंगे। क्या कहता है तीसरा? D2 को जीरो करो। D2 क्या है? -5 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 17 इज इक्वल टू 0 करो। लैम्डा का मान 3 आ चुका है, ये हो गया 5 तिया 15, यानी कि -2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। म्यू इज इक्वल टू यहां से भी 1 आ जाएगा। और चौथा और आखिरी बोल रहे हैं D3 को भी जीरो करो। D3 को जीरो करो। D3 क्या है? μ-1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी म्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर लैम्डा 3 हो और म्यू 1 हो, लैम्डा 3 हो और म्यू 1 हो, तो इसके अनंत हल होंगे? बताओ, पढ़ने वाली जनता कोई तो होगी जो आंसर देगी। लैम्डा 3 हो और म्यू 1 हो, लैम्डा 3 हो और म्यू 1 हो, तो अनंत हल की क्या शर्त हो गई? अद्वितीय हल की क्या आई थी? अद्वितीय हल का उत्तर क्या कहेगा? अद्वितीय हल का उत्तर कहेगा ये कि लैम्डा ये हो जाए सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 3 और म्यू आर हो जाए। और इस वाले में अपन क्या कहेंगे? अनंत हल के लिए क्या आएगा उत्तर कि लैम्डा 3 और म्यू 1, लैम्डा 3 और म्यू 1। चारों के चारों जीरो कर दियो। कहां है? ये रहा। 94.78%। वेरी गुड। अच्छा, यहां पर समझदार लोगों से एक सवाल मैं पूछता हूं, है ना? इस अनंत हल को बाद में देखेंगे अपन, पहले इन दो की बातें कर लेते हैं। ये दो की बातें मैंने कर ली, मतलब अपने पहले वाले का उत्तर क्या आ गया? अद्वितीय हल वाले का उत्तर क्या लिखेंगे अपन? अद्वितीय हल वाले का उत्तर लिखेंगे कि भैया लैम्डा 3 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए और म्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए। दूसरे वाले का उत्तर लिखेंगे कि लैम्डा 3 हो जाए और म्यू 1 हो जाए। अब तीसरे वाले पे अपन चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, एक सवाल ₹1,00,000 का, क्योंकि सही में एक सवाल अगर तुम ये आगे पीछे कर देते हो, एक सवाल की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू? 4 नंबर का जो एक सवाल होता है, सही करोगे 4 मिलेगा, गलत करोगे -1 मिलेगा, डिफरेंस आ जाता है 5 नंबर का। और 5 नंबर के डिफरेंस पर तुम्हारी रैंक 5,000 आगे पीछे हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, तुम्हारी डेस्टिनी बदलने के लिए, तुम्हारा शहर, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी ब्रांच बदलने के लिए, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्लेसमेंट बदलने के लिए एक सवाल काफी है। इसीलिए किसी भी सवाल को हल्के में मत लेना। सवाल यह है कि अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या चारों का जीरो होना जरूरी है, या D1 D2 D3 में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो चलेगा? अनंत हल के लिए D तो जीरो होता ही होता है, D तो जीरो होता ही होता है। क्या D1 D2 D3 तीनों का जीरो होना जरूरी है? क्या तीनों का जीरो होना जरूरी है क्या अनंत हल के लिए? अनंत हल के लिए D तो जीरो होता ही है, क्या इन तीनों का अलग अलग जीरो होना जरूरी है क्या, या कोई एक भी जीरो होगा तो चल जाएगा? सवाल है क्या तीनों का जीरो होना जरूरी है? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तीनों का जीरो होना जरूरी है तो तुम बोलोगे हाँ, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तीनों का जरूर जीरो होना जरूरी नहीं है तो तुम बोलोगे नो।
अगर डी जीरो होगा बाकी डिवाइड करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे। डी से डिवाइड किया जाता है। अगर डी वन में म्यू का मान एक है लेकिन म्यू नहीं है। वेरी गुड राजीव कुमार, वेरी गुड राजीव कुमार, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं यहीं पहुंचने वाला हूँ, मैं यहीं पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, राजीव कुमार का सवाल बहुत सुंदर सवाल है। अपन राजीव कुमार के सवाल पर ही उत्तर देंगे। 71%। देख लो, इतने लोगों को अभी तक चीजें क्लियर नहीं है ना। यहां आओ, यहां क्या लिखा हुआ था, ये क्या लिखा था? फलों की प्रकृति। अगर डी जीरो है उसके साथ साथ डी वन जीरो, डी टू जीरो, डी थ्री जीरो, डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो के बराबर होंगे तो अनंत हल होते हैं। अगर इनमें से एक भी अशून्य हो गया, इनमें से एक भी जीरो नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होता है। कितनी बार चीख चीख के ये बात सिखाएंगे तुमको। डी जीरो के बाद डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो हुए तो अनंत हल होता है। यहां क्या लिखा हुआ था? अगर डी वन डी टू डी थ्री में से कोई भी एक अशून्य हुआ तो, कोई भी एक जीरो नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। कैसे ये बात सिखाई गई थी, इस पर आओ। यहां डी जीरो है, डी जीरो हो चुका है। अगर सामने वाली चीज भी जीरो हुई तभी एक्स का कुछ भी मान रखा जा सकता है। डी जीरो हो चुका है, सामने वाली चीज जीरो हुई तभी वाई का कुछ भी मान रखा जा सकता है। जेड डी जीरो है, सामने वाली चीज जीरो हुई तभी जेड का कुछ भी मान रखा जा सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक राशि अशून्य हो गई, सुनना फोकस होके, डी जीरो हो चुका है, डी जीरो हो चुका है। लो सर, डी को जीरो कर दिया, यहां जीरो कर दिया। मान लो डी वन 5 आ गया तो अब बताओ एक्स का क्या मान होगा? जीरो में क्या गुणा करूं कि 5 आ जाए? सर डी टू डी थ्री तो जीरो ही था ना। अरे भले ये जीरो होते रहे, जेड गुणा जीरो जीरो होते रहे, एक्स तो नहीं मिल रहा ना। एक भी अगर अशून्य हो गया, एक भी ऐसा है जिसका मान जीरो नहीं है, कोई हल नहीं मिलेगा। अनंत हलों के लिए चारों को जीरो होना जरूरी है। इनमें से अगर कोई एक अशून्य हुआ कोई हल नहीं होगा। अगर डी ही अशून्य हो गया अद्वितीय हल होंगे। बोलो, अब से याद रख पाओगे क्या? अब से याद रख पाओगे क्या? कैसे याद करवाऊं अब इसको? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस से नो नो, सबका जीरो होना जरूरी थोड़ी ना क्यों करते हो ऐसे? क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ऐसे? अनंत हल के लिए चारों का जीरो होना जरूरी है। इसके लिए डी अशून्य होना चाहिए, इसके लिए डी जीरो होना चाहिए, साथ में ये चारों, साथ में तीनों भी जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब से याद रखना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बीच में पूछा था एक बालक ने। वो महत्वपूर्ण सवाल ये था कि सर डी जीरो मिला आपको जब लैम्डा 3 था। सुनना, समझदार लोग ध्यान से सुनना। डी जीरो मिला जब लैम्डा 3 था, है ना। काल्पनिक स्थिति, एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूं तुमको, एक इमेजिनेशन, एक इमेजिन करो कि किसी सवाल में ऐसा हो गया तो फिर उत्तर क्या देंगे? जब तुमने D1 को जीरो किया तो म्यू का मान 1 आया। जब D2 को जीरो किया तो म्यू का मान मान लीजिए 5 आ गया। और जब D3 को जीरो किया तो म्यू का मान मान लीजिए -3 आ गया। अब क्या तुम लैम्डा और म्यू का ऐसा कोई मान बता सकते हो जिसके लिए अनंत हल होंगे? क्या म्यू का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए ये तीनों एक साथ जीरो हो जाएं? क्या इस सिचुएशन में अनंत हल संभव है क्या?
क्या इस सिचुएशन में अनंत हल संभव है क्या? ये जीरो हो गया, चलो ये एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये तीनों चीजें एक साथ जीरो हो पाएंगी क्या? म्यू इज इक्वल टू 1 होगा, ये जीरो होगा, ये नहीं हो पाएंगे। 5 रखोगे, ये जीरो होगा, ये नहीं हो पाएंगे। -3 रखोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। मतलब इस स्थिति में अनंत हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि म्यू का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है जिसके लिए तीनों एक साथ जीरो हो जाए। इस बात को साइड में लिख के रख लेना कि चूंकि म्यू के किसी भी मान के लिए D1, D2, D3 जीरो नहीं हो रहे हैं, अतः अनंत हल नहीं होंगे, अनंत हल नहीं होंगे। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो अद्वितीय हल कब होते हैं सीख गए। अनंत हल के लिए चारों एक साथ जीरो होना जरूरी है, और ऐसे लैम्डा और म्यू के मान ढूंढ के लाओ जिस पर चारों एक साथ जीरो हो जाते हो। अब तीसरी चीज पर आ जाते हैं अपन, कोई हल नहीं। बताओ कोई हल नहीं के क्या कंडीशन होती है? कोई हल नहीं की क्या कंडीशन होती है? डी जीरो होना चाहिए, लेकिन D1 या D2 या D3 में से कम एक अशून्य होना चाहिए। इनमें से किसी एक का मान, कम से कम किसी एक का मान, 2 का हो जाए चल जाएगा, 3 का हो जाए चल जाएगा, कम से कम एक का मान अशून्य होना चाहिए। सबसे पहले डी जीरो कर दो। डी जीरो करोगे क्या होगा? लैम्डा -3 जीरो हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया। बहुत सुंदर। अब इनमें से तीनों में से कम एक का मान अशून्य होना चाहिए। D1 का क्या मान है? 11 लैम्डा -34 प्लस म्यू। लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख दूं तो 33 -34 प्लस म्यू, यानी कि D1 जो है म्यू -1 आ रहा है। इसी प्रकार से D2 क्या था अपना? -5 लैम्डा -2 म्यू प्लस 17, यानी कि यहां 15 रख, लैम्डा 3 रख दें, 17। D2 आ गया अपना 2 -2 म्यू, यानी D2 हो गया 2 गुणा 1 माइनस म्यू। D3 क्या है? सीधा सीधा म्यू -1। हमें इन तीनों में से किसी एक को शून्य नहीं होने देना है। अगर इसको शून्य नहीं होने दोगे तो मतलब म्यू को 1 मत होने देना। अगर D1 को 0 नहीं होने देना है, मतलब म्यू -1 को 0 नहीं होने देना है, मतलब म्यू को 1 नहीं होने देना है। मतलब अगर म्यू 1 नहीं हुआ तो अपना काम बन जाएगा क्या? बोलो, म्यू का मान क्या नहीं होने देना है? म्यू का मान क्या नहीं होने देना है? बताओ फटाफट। एक मत होने दो। यहां पर भी अगर D2 को 0 नहीं होने देना है, यहां पर भी आ रहा है म्यू को 1 मत होने दो। अगर D3 को 0 नहीं होने देना है, म्यू को 1 मत होने दो। तो अनंत, ये कोई हल नहीं के लिए अपन क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं का उत्तर होगा कि लैम्डा 3 कर दो और म्यू को 1 मत होने दो। तो क्या बात कही जाती है कि लैम्डा 3 कर दो और म्यू को 1 मत होने दो। या इस चीज को कैसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा 3 हो जाए और म्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए एक्सेप्ट 1। क्या ये सवाल समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है कि हाँ सर अभी हमें क्लियर है चीजें? बोलो, कोई हल नहीं, अनंत हल, अद्वितीय हल, थोड़ा क्लैरिटी आया क्या? थोड़ा क्लैरिटी आया क्या? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात कही प्रथम साहू ने। और उस बालक को तो बहुत बधाई देनी है हमको। मैं नाम भूल गया है ना, कि अगर सबके अलग अलग मान आए तो फिर नहीं माना जाएगा। म्यू का ऐसा मान आना चाहिए जिस पर सबके सब जीरो हो।
ठीक है, अभी और सवाल करेंगे, चिंता नको। आज की क्लास में बस यही काम ही है अपना, आज की क्लास में बस यही काम ही है अपना। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हूँ घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। अपरिमित रूप से अनंत हल है, अपरिमित रूप से अनंत हल है। क्या करना है, डी जीरो करो, D1 जीरो करो, D2 जीरो करो, D3 जीरो करो। अब मैं ना इसके बाद तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, इसके बाद तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि इतने लंबे लंबे सवाल करने का कुछ तो छोटा तरीका होता होगा। देयर मस्ट बी सम मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस स्पीडली इन लेस टाइम, है ना। तो पहले हम पूरा मजदूरी सीखेंगे ताकि कभी भी हम फंस जाएं तो हम निकल पाए, फिर हम लोग सीखेंगे मेहनत, कि पहले हम स्मार्टली काम करेंगे, है ना। अगर वो नहीं हो पा रहा होगा तो फिर तो मजदूरी है ही अपने पास करने के लिए। अपरिमित रूप से अनंत हल, जेई मेंस 2024 में ये सवाल पूछा गया था। अपरिमित रूप से अनंत हल कब होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल जब डी जीरो हो, D1 जीरो हो, D2 जीरो हो, D3 जीरो हो। अपरिमित रूप से अनंत हल करो, सभी लोग सवाल करेंगे। इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर उसके आगे जाकर कुछ और ट्रिक्स भी देखेंगे अपन। इसमें तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके आगे जाकर भी देखेंगे, है ना। लैम्डा और म्यू के क्या मान आ रहे हैं, चलो तब तक यहाँ कुछ कुछ बातें करेंगे। ढंग की बात करोगे तो मजा आएगा। सर समझ नहीं आया, बेटा अगले सवालों से समझना। थर्ड वाला समझ में नहीं आया, इससे समझना। समझ में नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है, कम से कम एक जीरो तो हुआ ही नहीं सर। बाकी लोग करो इस सवाल को, मैं वहीं पे जाता हूं वापस से। बेटा एक चीज बताओ मुझे, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनना, है ना, तुम्हारे लिए ही समझा रहे हैं। कोई हल नहीं कि क्या सिचुएशन होती है, पहली होती है D जीरो होना चाहिए। इस पे तो सभी लोग राजी हैं कि सर D जीरो कर दिया लैम्डा का मान 3 आएगा, ये बात पक्की है। D1 या D2 या D3 में से कम एक अशून्य होना चाहिए, मतलब कम से कम इन तीनों में से एक राशि जीरो नहीं आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। D1 क्या आ रहा है, D1 ये आ रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख दिया, D1 का मान म्यू के पदों में ये आ रहा है, D2 का मान म्यू के पदों में ये आ रहा है, D3 का मान म्यू के पदों में ये आ रहा है। कम से कम एक अशून्य होना चाहिए। मैंने सोचा चलो इसको अशून्य बना देता हूं। अशून्य बनाना मतलब इस चीज को जीरो नहीं होने देना। इसको जीरो मैंने नहीं होने दिया, मतलब D1 को जीरो नहीं होने दिया। D1 का मान क्या था, म्यू -1, इसको जीरो नहीं होने दिया, मतलब म्यू को 1 नहीं होने दिया। वो बात सही भी है। ये जीरो कब होगा, जब म्यू 1 रखेंगे। एक के अलावा कुछ भी रखो, म्यू का मान 2 रख दो, क्या ये चीज जीरो होगी, नहीं होगी। म्यू का मान 5 रखो, ये जीरो होगा, नहीं होगा। म्यू का मान -2 रखो, ये जीरो होगा, नहीं होगा। मतलब अगर म्यू 1 ना हो तो ये राशि अशून्य बनी रहेगी। अपना काम तो यहीं खत्म हो गया था, अपना काम तो यहीं खत्म हो गया था। अगर म्यू को 1 नहीं होने दोगे तो D1 जीरो नहीं होगा, जयराम जी के आगे बढ़ गए। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं।
अगर तुम्हारा मन है कि मैं D2 को जीरो नहीं होने दूंगा, तो तुम इसको जीरो नहीं होने दोगे। 2 गुणा 1 - म्यू को जीरो नहीं होने दोगे, 1 - म्यू को जीरो नहीं होने दोगे, 1 को म्यू के इक्वल नहीं। अच्छा हो, तो ये भी हो गया, मतलब म्यू 1 नहीं हुआ तो ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमें तो कम से कम एक जीरो बनाना था, एक शून्य बनाना था, दो बन गए, कोई बात नहीं। तीसरे को देखो, चलो इसको जीरो नहीं होने देते। मतलब म्यू अगर 1 नहीं होने दिया तो ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा। तो ये तो बढ़िया बात हो गई, हम तो किसी एक को अशून्य बनाने चले थे। अगर म्यू को 1 नहीं होने दिया तो तीनों ही अशून्य हो जाएंगे, तो होते रहे। हमें तो क्या करना था, कम से कम एक को बनाना था, तीनों हो गए तो तुम्हारी इच्छा। मतलब λ 3 रखा और म्यू को 1 नहीं होने दिया, तो अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, अभी क्लियर है? ओ माय गॉड्स, हाँ ये सवाल था अपना। यस सर, क्लियर। लास्ट स्टेप, अवनीश, अब क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, इसका कुछ उत्तर उत्तर आ रहा है क्या किसी का? आंसर इज सी। आंसर इज सी, λ 2। 92, लो भैया, लोग इधर से उधर फैल गए। एनीवेज, इसको करो। अपरिमित रूप से अनंत हल कब होते हैं? तो मैं यहाँ डी लिखता हूं सबसे पहले। समझदार लोग लिखना बंद कर दें, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सच बता रहा हूं मैं, है ना? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पहली बार में नहीं आता है, दूसरी बार में आ जाता है, तो ये बेटा, ये फोकस की दिक्कत है। अगर तुम्हें पहली बार में समझना है, अपना सारा काम छोड़कर बोर्ड पे ध्यान दो। अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है अनंत हल। किसी को ये बात नहीं पता है तो अभी से याद रखना, इसका अर्थ है अनंत हल। अनंत हल। और अनंत हल की शर्त क्या होती है? डी भी जीरो होना चाहिए, D1 भी जीरो होना चाहिए, D2 भी जीरो होना चाहिए, D3 भी जीरो होना चाहिए। अब क्या सर, हम हमेशा चारों को निकालेंगे क्या? हम थोड़े से स्मार्ट हैं, है ना? कोशिश करेंगे हम कि चारों को ना पता करना पड़े, लेकिन हम वेरीफाई कर लेंगे कि चारों जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। सबसे जरूरी चीज, डी को तो अपन को निकालना ही है। डी क्या आएगा? डी जो सारणिक बनेगी वो सारणिक बनेगी 11, 1, लैम्डा, 2, 3, 5, 8, -19, -39। इसको जीरो करना ही है। डी का जीरो होना तो अनिवार्य है, तो डी को जीरो कर देते हैं। अब डी को जीरो करें तो लैम्डा का मान आ जाएगा क्या? तो मुझे फटाफट से इस डी को जीरो करके लैम्डा का मान निकाल के बताओ क्या आ रहा है। डी को जीरो करके लैम्डा का मान निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 39 दिया, -117, 19 पंजे 95, -1, 39, 78, आठों पांचों 40, 19 दूना 38, -8 दिया 24, -2, 2। इसमें भी दो दो उत्तर दे रहे हैं लोग। ये कितना हो जाएगा? -17 और 5, 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना? 8, 118, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 50, 12, 62 लैम्डा। तो वो कितना हो गया? 11 दूना 22 का 2, हाथ से लगे 2, 11 दूना 22 और 2 24, -242 प्लस 118 इज इक्वल टू 62 लैम्डा। इसको जीरो करना ही है। तो ये कितना हो गया? -124 इज इक्वल टू 62 लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू -2।
लैम्डा इज इक्वल टू -2। ठीक है, लैम्डा आ चुका है। अब D1 पे आता हूं मैं। D1 क्या होगा, इसको यहां रिप्लेस कर दो। -5 3 म्यू 1 3 -19 लैम्डा, लैम्डा का मान तुम निकाल चुके हो, -2 5 -39। अब इसको जीरो करके या तो सीधा सीधा म्यू निकाल लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, म्यू का जो मान आएगा, नन ऑफ दीज तो है नहीं, मतलब जो भी मान आएगा वही आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हो, D2 में क्या करोगे, 11 2 8 -5 3 म्यू, और तीसरे में लैम्डा की जगह -2 5 और -39, इसको जीरो कर दो। या फिर D3, किसी एक को जीरो करने से काम हो जाएगा, 11 2 8 1 3 -19, और यहां -5 3 म्यू, इसको जीरो कर दो। अब मुझे तुम एक बार अपने ऐसे ना कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोच के ये बताओ कि इनमें से किसको जीरो करना सबसे सही रहेगा, किसको जीरो करना सबसे सही रहेगा, किसमें तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन आसान होगी। ये क्या किया है मैंने, ये लैम्डा का मान रख दिया है, ये लैम्डा का मान रख दिया है ना। ये मत सोचना ये -2 कहां से आया, लैम्डा रख दिया मैंने, क्योंकि लैम्डा तो -2 होना ही है। अरे आंसर जो आएगा आएगा। इसको करना सबसे ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि ये 39 हट गया, है ना। और लैम्डा की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो लैम्डा भी हट गया। कर तीनों को सकते हो, उत्तर तीनों से समान आएगा। अब ये अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं शायद इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि 39 कैलकुलेशन ऑलरेडी इतनी बड़ी अपन पहले ही करके आए हैं, है ना, तो यहां पे कर देंगे अपन। अब इसको जीरो कर दो, तो 11 × 3 म्यू 19 × 57 -2 म्यू -24 -5 19 दूना 38 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना 33 म्यू। कैलकुलेशन तो यहाँ पर भी बड़ी हो ही रही है, और चाहो तो इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर सकते थे, पर ठीक है जाने दो। 11 7 77 का 7 हंसे लगे 7, 11 5 55, 55 और 7 62, -2 म्यू +24, दूसरे वाले में 2 म्यू 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, तो ये हो गया आपका 31 म्यू प्लस, ये हो जाएगा 651, और +62 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल लगा एक 5 6 30 और एक 31, तो 31 म्यू +961 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, म्यू का क्या मान आ रहा है, 11 2 8 1 3 -19 -5 3 म्यू, 11 3 म्यू +57 -2 म्यू -24 -5 19 दूना 38 24, क्या आ रहा है म्यू का मान, -31। म्यू इज इक्वल टू -961/31, जो कि 31 ही हो जाएगा, 31 का वर्ग लिखा हुआ है। तो लैम्डा की घात 4 माइनस म्यू, लैम्डा की घात 4 क्या हो जाएगा, -2 की घात 4 माइनस ये हो जाएगा 16 + 31, यानी कि 47। कितने लोगों को समझ में आ गया है सवाल, कितने लोगों को समझ में आ गया है सवाल। लैम्डा था -2।
90% लाज रख लेना। थैंक यू। चलो, समझ में आ गया तुम्हें कैसे सवाल आते हैं। एक टाइप के सवाल और भी आते हैं, एक टाइप के सवाल और भी आते हैं, उसको समझते हैं। और वहां मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा, वहां मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा। जैसे कि ये वाला सवाल, अब इससे अपन ना केवल इस सवाल को करेंगे, बल्कि इसके साथ अपन एक शॉर्टकट भी सीखेंगे, इसके साथ अपन एक शॉर्टकट भी सीखेंगे। इसमें क्या करते हैं, ये एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें कर देते हैं। अद्वितीय हल तुम जानते ही हो, असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं। संगत का क्या मतलब होता है, अद्वितीय या अनंत। और अनंत हल तो अनंत हल होते ही हैं, है ना। बस संगत असंगत की बातें हो गई थी, ठीक है। तो एक तरीका, पहला तरीका तो यही है कि अपन सारी सारणिकें बनाएं और अद्वितीय हल के लिए डी जीरो ना करें। कितने लोगों को लगता है कि वो इस सवाल को कर सकते हैं, कितने लोगों को लगता है कि वो इस सवाल को कर सकते हैं मेथड वन से। कितने लोगों को लगता है कि वो इस सवाल को कर सकते हैं? दीपेंद्र सिंह, कितने लोगों को लगता है कि वो इस सवाल को कर सकते हैं? अभी सिमिलर, लगभग सिमिलर सवाल मैंने ये पूरा करवाया है तुमको। ये वाला जो सवाल था अपना, ये यही तो था। अद्वितीय हल कब होंगे, अनंत हल कब होंगे, कोई हल कभी नहीं होगा, ऐसा कब कब होगा। और ये इसके उत्तर भी आए थे कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो, म्यू 1 नहीं हो, है ना। और ये सारी चीजें थी। और अभी मैं ये सवाल दे रहा हूं तुमको। 8%, 7% लोगों को तो लगता ही नहीं है कि वो इस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं पहला मेथड जो अभी तक हम लोग जानते हैं, जिससे हम पूरा लॉन्ग मेथड जिसको बोलते हैं, और जिससे हम सारे सवाल हल करते हैं, जिससे इतने लोग बोल रहे हैं कि वो करने की हिम्मत रखते हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन में आप लोगों को डी निकालना पड़ता है, D1 निकालना पड़ता है, D2 निकालना पड़ता है, और D3 निकालना पड़ता है ना। D1 D2 D3 डी क्या होगा, एक बार लिख देता हूं। 1 1 1 1 2 3 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, 1 1 1 1 2 3 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, 1 1 1 1 2 3 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा। फिर है इधर 5 9 म्यू, 5 9 म्यू, 5 9 म्यू, एक बार यहाँ 5 9 म्यू, एक बार यहाँ 5 9 म्यू, एक बार यहाँ 1 2 3 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, 1 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, 1 1 1 1 2 3। केस वन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या करते हैं अपन, डी जीरो नहीं होने देना है। मतलब इस सारणी को अशून्य बना दोगे, जो लैम्डा के मान आएंगे वो जीरो नहीं होने देना है। केस नंबर टू, अनंत हल। अनंत हल में सबको जीरो कर देना होता है। D1 D2 D3 सब जीरो होने चाहिए, सब जीरो। मतलब इन चारों सारणिकों को जीरो करना। अब स्मार्टली काम कैसे होगा, पहले को जीरो करोगे, उससे लैम्डा का मान आ जाएगा, वो मान रख रख के बाकी को जीरो करके देख लोगे, है ना। और किसी एक को जीरो करने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो चीजें दिख ही जाएंगी हम लोगों को। केस नंबर 3, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होगा, जब डी तो जीरो हो, लेकिन D1 D2 D3 कोई एक, कम से कम
कम से कम। कम से कम कोई एक का क्या मतलब होता है? ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम कोई एक जीरो ना हो। ज्यादा हो गए कोई खराब बात नहीं है, कम से कम एक को मत होने देना। कितने लोग इस तरह से आगे बढ़कर इस सवाल को कर सकते हैं, ये एक बार मुझे बता दो। मुझे मनोस्थिति समझनी है कि हाँ सर, अगर आप इसको बोल दोगे अभी ऐसा का ऐसा एक सवाल आपने करवाया था, इस सवाल को करने की हम हिम्मत तो रखते हैं, बोलो कितने लोग इस सवाल को करने की हिम्मत रखते हैं। फिर मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा अब तुमको। शॉर्टकट तो क्या, ठीक है, कहाँ पे वो काम में आता है वो चीज सिखाऊंगा तुमको। है ना? बहुत बढ़िया। तो ये मेथड वन जो है ना, इस मेथड वन को तुम घर पे करना, इसको करने की कोशिश करना। अब अपन मेथड टू सीखते हैं। वो मेथड टू नॉर्मली कब यूज किया जाएगा, सुनना मेरे भाई लोग, बच्चा लोग, जब भी ऐसा सवाल हो कि एक ही सवाल में अद्वितीय भी पूछ ले, असंगत भी पूछ ले, संगत भी पूछ ले, अनंत भी पूछ ले, सारी चीजें पूछ रखी हो। जैसे ये सवाल है या फिर ये सवाल है, इसमें भी एक ही सवाल में अद्वितीय, संगत, अनंत सारी चीजें पूछ रखी हो। जब एक ही सवाल में मल्टीपल चीजें पूछी जाए तो अपना एक मेथड टू भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेथड नंबर टू। और इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक टाइप है, वैलिड है मेथड पूरा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहती है, लेकिन एक ही बार में सारे उत्तर आ जाते हैं। मेथड वन में तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ेगा, इस मेथड टू में एक ही बार में सारे उत्तर आ जाएंगे। एक ही बार में सारे उत्तर आ जाएंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। इन समीकरणों को उठाओ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। दूसरी समीकरण क्या है? x प्लस 2y प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड, x प्लस 2y प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 9। तीसरे पे आ जाओ। x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड, x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, यही थी तीन समीकरण। अब क्या करो, कोशिश ये करो कि एक एक करके x हट जाए, फिर y हट जाए, पूरी समीकरण z में आ जाए, या फिर y हट जाए, z हट जाए, पूरी समीकरण x में आ जाए, या फिर x हट जाए, z हट जाए, पूरी समीकरण y में आ जाए। सर ये कौन सी भाषा में बातें कर रहे हो, हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सुनो, तुम्हें क्या करना है, ये रही समीकरण नंबर एक, ये रही समीकरण नंबर दो, ये रही समीकरण नंबर तीन। सबसे पहला ये काम करो कि पहली और दूसरी समीकरण से x को एलिमिनेट कर डालो। पहली और दूसरी समीकरण से x को कैसे एलिमिनेट करें? 1 - 2 कर देता हूं। 1 - 2 करोगे तो x से x कट जाएगा, माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा, z माइनस लैम्डा, पूरा लिख देता हूं, x माइनस एक्स, एक्स में से x कट जाएगा, y माइनस 2y, z माइनस लैम्डा स्क्वायर z इज इक्वल टू 5 - 9। x में से x गया 0। अगर सीधा सीधा नहीं हट रहा हो तो कैसे हटाओगे? 2 से गुणा करके। ये सारा काम भी किया जा सकता है, अभी करूंगा मैं। यहां पर कितना आ जाएगा अपना, माइनस वाई, जेड कॉमन ले लोगे, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ये हो गई अपनी नई समीकरण। इस समीकरण का नाम अपन रख देते हैं 1 2 3 के बाद 4। फिर दूसरी और तीसरी समीकरण से, पहली और दूसरी समीकरण से, पहली व दूसरी समीकरण से x को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो,
एलिमिनेट करने का मतलब होता है इन दोनों में से x का मान यहां से उठाकर यहां रख दो, जैसे बोल सकते हो वैसे बोल दो इस चीज को। फिर 2 व 3 से भी x को एलिमिनेट करो, 2 व 3 से भी x को एलिमिनेट करो। रटने वाली जनता ये मत रट लेना कि सर हमेशा घटाना ही होता है क्या, घटाना नहीं है। इन पहली दो समीकरण से x को हटाना है, घटाना नहीं है, हटाना है। हटाएंगे कैसे? एक से x का मान उठा के यहां रख दो, घटा दो, गुणा करके घटा दो, जैसे दो समीकरण को हल करते थे वो काम करना। यहां क्या करूं, दूसरी में से तीसरी को घटा देता हूं। सर फिर से तो घटाया, क्या घटाना होता है? अरे नहीं भाई, इसमें से इसको घटाने पे काम हो जा रहा है इसलिए कर रहा हूं। x में से x घटेगा, 2y में से 3y घटेगा, लैम्डा स्क्वायर z में से लैम्डा z घटेगा, 9 में से म्यू घटेगा। ये हट गया, यहां आ गया फिर से माइनस का y प्लस z लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 9 माइनस म्यू। कल गणित का एक नियम बताया था, खुद से कोई नियम नहीं बनाना है। क्या सर हमेशा ऐसा होगा क्या कि माइनस वाई आ जाएगा? नहीं पता बाबू, इसमें आ रहा है, आगे नहीं पता मुझे। अभी करेंगे आगे सवाल, उसमें देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 4 और 5 क्या हट चुका है हमारी जिंदगी से? x हट चुका है। कितने लोगों को यहां तक की बातें क्लियर है? पहले एक बार ले लेते भैया, तुम लोग काफी रिस्की लोग हो और मैं रिस्क नहीं लूंगा तुम्हारे साथ। पहली दो समीकरण से x को हटाया, y और z में समीकरण आ गई। दूसरी और तीसरी समीकरण से x को हटाया, y और z में समीकरण आ गई। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? 10th में ही पढ़ लिया था। अरे अभी फैलेंगे लोग, जगदीश भैया देखना। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लिनिक ऑल क्लियर है 95% लोग। अब अगला काम, अभी तक अपन ने क्या किया? x हटाया अपनी जिंदगी से, अब हटाएंगे अपन y। बताओ ये समीकरण और ये समीकरण से y कैसे हटाऊं? 4 व 5 से y हटाओ, 4 व 5 से y एलिमिनेट करो, 4 व 5 से y एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करें? इसमें से इसको घटाओ, माइनस वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू -4 एक लिखा हुआ है, और माइनस वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 9 माइनस म्यू लिखा हुआ है। इसमें से इसको घटा देता हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस वाई में से माइनस वाई घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर गुणा जेड माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा गुणा जेड, और -4 में से 9 माइनस म्यू घटेगा। तो ये कितना हो गया? वो तो 0 हो ही गया। यहां जेड उभयनिष्ठ ले लो, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये माइनस अंदर गुणा हो गया, ये हो गया -4 माइनस म्यू। ऐसा ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 प्लस, पहले प्लस वाला लिख दूं, क्या यही आ रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर यहां तक की बातें क्लियर है? और जो लिख रहे हैं वो लिखते रहना, वो यस नो पोल में उत्तर भी ना दे, वो अपना नोट्स बनाए। तुम्हारा काम नोट्स बनाने का, लिखने आए हो लिखो अपना, चले जाओ। जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, वही यस नो में पार्टिसिपेट करें। बाकी लोग अपना जो करना है वो करते रहें। ये जो चीज आती है ना, ये है अपना ब्रह्मास्त्र। यहीं तक तुमको पहुंचना है। चाहे तुम जेड में पहुंचो, या किसी का शुरू में मन है कि शुरू में सर मैं वाई हटा देता हूं, फिर जेड हटा देता हूं, एक्स रख लेता हूं, या एक्स और जेड हटा देता हूं, वाई रख लेता हूं, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। वो डिपेंड करेगा कि ये समीकरणें कैसी हैं, वो डिपेंड करेगा कि ये समीकरणें कैसी है। 95%। अब इस चीज को उठाते हैं अपन, इस चीज को उठाकर नए पेज पे लेते हैं।
क्या है? जेड गुणा 1 + λ - 2 λ²। जेड गुणा 1 + λ - 2 λ² इज इक्वल टू म्यू माइनस 13। अब तुम्हें मैं ले चलता हूं कुछ साल पहले। ये क्या लिखा हुआ है? जेड गुणा डी इज इक्वल टू D3। मतलब जेड के गुणा में जो चीज लिखी होती है वो डी होती है, और सामने जो चीज लिखी होती है वो D3 होती है। जेड के जो गुणा में लिखी होती है वो डी होती है, और सामने जो लिखी होती है वो D3 होती है। उसको पीछे लेके चलते हैं। मतलब ये जो चीज है अपना, ये किसका काम करने वाला है? डी का। और ये किसका काम करने वाला है? D3 का। खत्म। सबसे पहले अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए D0 नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब 1 + λ - 2 λ², ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। यहां से लैम्डा का कुछ मान आएगा क्या? इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? माइनस बाहर कॉमन लेकर 2 λ² माइनस लैम्डा -1। इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? 2 λ² माइनस 2 λ + लैम्डा -1। ये 0 नहीं होना चाहिए। या एकदम सिंपल चीज रखता हूं मैं, रुक जाओ पहले, इतना भी मत करो। ये डी है अपना, 1 + λ - 2 λ²। इसी को पहले सरल करके लिख लो। 2 λ² माइनस लैम्डा -1, 2 λ² माइनस 2 λ + लैम्डा -1। 2 लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा -1 + 1 कॉमन ले लो, लैम्डा -1। 2 λ + 1 गुणा लैम्डा -1। ये अपना डी का काम करेगा, ठीक है? और D3 तो सिंपल सा है बेचारा। D3 में तो ऐसे कुछ मगजमारी है ही नहीं, वो तो अपन सिंपल से कर लेंगे। डी को भी अपन ने हल कर लिया। जितना हो सके जिंदगी अपन आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं सबसे पहले केस पर, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होते हैं? अद्वितीय हल कब होते हैं? जब D0 ना हो। मतलब -2 गुणा 2 λ + 1 लैम्डा -1 0 ना हो। मतलब ये गुणनखंड 0 ना हो, 2 λ + 1 0 ना हो, एवं लैम्डा -1 0 ना हो। क्योंकि अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 हुआ, अगर किसी को ये ना हो वाली भाषा समझ में नहीं आती है ना, तो वो D इज इक्वल टू 0 कहां हो रहा है वो देख लो और उनको हटा दो। अगर किसी को ऐसी भाषा समझ में नहीं आती है तो वो ऐसी भाषा समझे कि D0 कहां हो रहा है। D0 कहां हो रहा है? अच्छा, या तो लैम्डा -1/2 हो जाए या लैम्डा 1 हो जाए तो D0 हो जाता है। अतः जब D0 नहीं चाहिए तो लैम्डा क्या हो जाए? सभी वास्तविक संख्याओं में से इन दो को हटा दो, सवाल खत्म। म्यू पे तो ये निर्भर ही नहीं कर रहा था, तो म्यू कुछ भी होता रहे। क्या ये बात समझ में आई? क्या पहला केस हल हो गया? क्या बिना सारणिक के क्या अपन ने इसको हल कर डाला? क्या बोलो? यस, ओके, 100%। वो बोल रहा है मेथड 1 ही सही है। ये अपनी पर्सनल चॉइस है। दिस इज अवर पर्सनल चॉइस, जैसी जिसकी सोच। अनंत हल, ये शॉर्टकट है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये शॉर्टकट है। अनंत हल में D0 होना चाहिए। अब अभी आगे आते हैं। पहले तुम समझ में ही नहीं आया सर सेकंड मेथड, कोई बात नहीं। 96%, वेरी गुड। अनंत हल में क्या होता है? समझदार जनता लिखना बंद करके ध्यान से सुनेगी। अनंत हल में क्या होता है? अनंत हल में D0 होना चाहिए, D1 0 होना चाहिए, D2 0 होना चाहिए,
D3 जीरो होना चाहिए। ये अपने पास अवेलेबल नहीं है, इनको छोड़ दो, जो जो अवेलेबल है बस उनको जीरो कर दो, उसी से उत्तर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बस वो शॉर्ट ट्रिक है, अब उसके अंदर नहीं घुसेंगे अपन। ये जीरो कर दो, यहां से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? -1/2। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? 1। D3 जीरो करोगे, म्यू -13 इज इक्वल टू जीरो, यानी म्यू इज इक्वल टू 13। तो अनंत हल का क्या सॉल्यूशन हुआ कि लैम्डा -1/2 या 1 हो जाए एवं म्यू 13 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ये किसके हल हो गए? अद्वितीय के। ये किसके हल हो गए? अनंत के। फाइनली तीसरा, कोई हल नहीं, कोई नहीं यहां हल। डी जीरो होना चाहिए और D3 को अशून्य कर दो, क्योंकि बाकी तो अपने पास और कुछ है ही नहीं ना। तो जो है बस उसी को जीरो कर दिया, जो है बस उसी को अजीरो कर दिया। तो यहां 1 + λ - 2 λ² जीरो कर दो। लैम्डा के क्या मान आ जाते हैं यहां से? -1/2 और 1, और इसको अजीरो करेंगे तो म्यू -13 को अशून्य कर दो, क्या आ जाएगा? म्यू 13 नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लैम्डा -1/2 और 1 हो जाए एवं म्यू जो है वो 13 ना हो, म्यू 13 ना हो। अगर तुम उस पूरे मेथड से जाते तो भी यहीं पहुंचते। ये हो गए अपने शॉर्टकट। अभी वो जो अपन ने पिछला सवाल किया था ना, उसको इस मेथड से करके बताऊंगा तुमको, और बताऊंगा कि कैसे सेम उत्तर आ रहे हैं। ये शॉर्ट मेथड नहीं, लॉन्ग मेथड है, ठीक है, जैसी जिसकी सोच। वहां पर भी तो तुम्हें 4 सारणी के हल करनी पड़ी थी, है ना। छोड़ दो, शॉर्टकट मत बोलो, मेथड 1 मेथड 2 बोल दो, मेथड 1 मेथड 2 बोल दो, मत बोलो शॉर्टकट, इसको मेथड 1 मेथड 2 बोल दो। मेथड 1 मेथड 2, हाँ नोट करो भाई, अब करो। ये तो अनंत से भी हो जाएगा। -93। अब अपन वहां चलें क्या? कहां पर? ऑप्शंस पे। हम्म अद्वितीय हल कब होते हैं? अद्वितीय हल के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर लैम्डा 1 नहीं है और म्यू 13 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल की क्या कंडीशन ढूंढी थी अपन ने? अद्वितीय हल में अपन ने कहा था कि लैम्डा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? डी जीरो ना हो, मतलब लैम्डा 1/2 ना हो और लैम्डा 1 ना हो। अगर लैम्डा 1 नहीं होगा तो अद्वितीय हल होते रहेंगे, अद्वितीय हल होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? अद्वितीय हल होते रहेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं? क्या, कहाँ चले गए अपन? ये रहा। अगर लैम्डा 1 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे। ये बात पक्की है क्या? इसने अगर लैम्डा, यदि लैम्डा -1/2 हो गया तो डी जीरो हो जाएगा। मतलब लैम्डा का 1 नहीं होना अद्वितीय हल होने के लिए काफी नहीं है। लैम्डा 1 भी नहीं होना चाहिए और -1/2 भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अद्वितीय हल के लिए क्या था? अद्वितीय हल के लिए था कि लैम्डा -1/2 ना हो, लैम्डा 1 ना हो, अब म्यू चाहे जो मन है वो होता रहे। यहां पे क्या बात लिखी हुई थी? अद्वितीय हल। अगर लैम्डा 1 नहीं हुआ तो अद्वितीय हल हो जाएंगे क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। लैम्डा 1 नहीं है, -1/2 भी नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को पहला ऑप्शन समझ में आ गया कि ये गलत है? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुन रहा है ना तू, समझा रहा हूं मैं।
अद्वितीय हल के लिए लैम्डा 1 भी नहीं होना चाहिए, -1/2 भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने केवल एक मना किया है। अगर -1/2 हो गया तो डी 0 हो जाएगा, अर्थात अद्वितीय हल नहीं रहेंगे। ठीक है। 90%, वेरी गुड। पहला ऑप्शन यहां पर समाप्त होता है। दूसरा, असंगत है। असंगत क्या था? यानी कि कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं में क्या अपन ने ढूंढा था? कोई हल नहीं में हमने कहा था कि डी 0 होना चाहिए। अब डी 0 कब कब होगा? कोई हल नहीं, लैम्डा 1 हो जाए या -1/2 हो जाए, और इसके साथ म्यू जो है वो 13 नहीं होना चाहिए, है ना। डी 0 होना है। अगर लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर डी 0 हो गया, और अगर म्यू 13 नहीं है तो D3 जो है वो 0 नहीं होगा। तो हो गई ना बात। डी 0 हो गया और कम से कम एक डी अशून्य हो गया, तो ये बात सही हो गई। अगले पर आता हूं। संगत, पहले लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अगर लैम्डा 1 है और म्यू 13 है तो निकाय के अनंत हल है। अनंत हल का क्या था? अनंत हल का था कि ये हो जाए और साथ में डी यानी कि म्यू 13 हो जाए। यानी समीकरणों के निकाय के अनंत हल हो जाएंगे यदि लैम्डा 1 है और म्यू 13 है। लैम्डा 1 है और म्यू 13 है। लैम्डा अगर 1 रख दिया तो डी 0 हो जाएगा, और म्यू 13 रख दिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये अनंत हल वाली सिचुएशन हो गई। ये अनंत हल वाली सिचुएशन हो गई। अगर ऐसा है तो अनंत हल होंगे। असंगत है, कोई हल नहीं है, लैम्डा 1 है और म्यू 13 नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये भी सही है। क्या ये भी सही आ रहा है क्या? क्या ये दोनों सही आ रहे हैं? संगत है। संगत मतलब अद्वितीय या अनंत। ये बोल रहा है कि डी 0 ना हो, और अगर डी 0 हो तो उसके साथ D3 भी 0 हो। डी 0 ना हो तो लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए। और अगर डी 0 हो जाए तो फिर लैम्डा 1 हो जाए या लैम्डा -1/2 हो जाए, लेकिन इसके साथ म्यू जो है वो 13 होना चाहिए। अगर लैम्डा 1 नहीं है, लैम्डा 1 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे। अच्छा, सही नहीं है बोला गया था, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर लैम्डा 1 नहीं होगा तो अद्वितीय हल बने रहेंगे। लैम्डा 1 नहीं होगा और म्यू 13 होगा। लैम्डा 1 नहीं होगा और म्यू 13 होगा। म्यू 13 हो गया तो इधर वाली चीज तो 0 हो ही गई, D3 तो 0 हो ही गया। अब D1 0 हो जाए तो अनंत हल हो जाएंगे, D1 0 ना हो तो अद्वितीय हल हो जाएंगे। तो ये भी सही है। ये तीन कथन सही है, गलत केवल पहला वाला है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई है ना? एटलीस्ट 90% रखना है ना, थोड़ी सी इज्जत रखना। 90% रखना। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बस पहला कथन सही नहीं है। बस पहला कथन सही नहीं है। बस पहला कथन सही नहीं है। ठीक है। 88।
जैसे ये सवाल था, इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा y आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो z ही आ जाएगा, फिर z का मान वहाँ रख देंगे तो y के पदों में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा तुमको, मेथड 1 या मेथड 2? ये सवाल अपन ने मेथड 1 से किया था, ये सवाल पूरा मेथड 1 से किया था, है ना। वो सवाल अपन ने मेथड 2 से किया, मेथड 1 का मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया था कि इस मेथड को तुम होमवर्क में करना। 1 ज़्यादा अच्छा लगा या 2 ज़्यादा अच्छा लगा तुमको? 1 ज़्यादा अच्छा लगा या 2 ज़्यादा अच्छा लगा? दोनों अच्छे लगे? डाउट देखो सर एक बार। सी वाले में लैम्डा -1/2 हो गया तो होने दो ना, मेरी बात सुनो, अगर लैम्डा -1/2 हो गया तो डी जीरो हो जाएगा, डी जीरो हो चुका है, डी 3 जीरो है तो अनंत हल हो जाएंगे, तो अनंत हल भी तो संगत ही होता है। लैम्डा 1 है, 1 नहीं भी हुआ, जो भी होगा तो चलता रहेगा चीजें, समझ रहे हो बात को। अगर ये हो भी गया, लैम्डा 1 नहीं है तो भी, मान लो D1 नहीं हुआ, डी जीरो नहीं हुआ तो D3 तो जीरो है ही, इसमें क्या आ जाएंगे, अद्वितीय हल आ जाएंगे। ठीक है, दोनों अच्छे हैं। QOTD आ जाओ तनीषा बेटा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन एक बार, और डी ऑप्शन में अगर -1/2 नहीं हुआ तो अनंत हल नहीं होंगे। पर लैम्डा 1 है तो डी जीरो हो गया ना बेटा। दो जीरो बनाने के लिए कोई भी एक चीज हो जाए जीरो हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, अगर तुम इस सवाल को लेकर सही में सीरियस हो, इस सवाल को लेकर सही में सीरियस हो, तो घर पे इस पे थोड़ा सा समय देना, घर पे इस पे थोड़ा सा समय देना, 2-3 बार सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, थोड़ा सा पढ़ना इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा इस पे समय व्यतीत करना, थोड़ा सा इस पे समय व्यतीत करना, इतनी जल्दीबाजी मत करो, सवाल अच्छे हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जिनको अगर ये शॉर्टकट वाला या ये मेथड 2 अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये लॉन्ग कट तो है ही ना अपने पास, कि इसको डी नॉन जीरो कर दो अद्वितीय हल आ जाएंगे, सबको जीरो कर देना तो अनंत हल आ जाएंगे, ये तो है ही। मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ चीजों को एक्सेप्ट करें कि हाँ एक मेथड तो हमको आता ही है, एक एक्स्ट्रा मेथड हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे चलोगे जिंदगी थोड़ी सी आसान रहेगी। ठीक है, करने की कोशिश करना इस सवाल को। ठीक है, अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं, और ये एक ऐसा का ऐसा सिमिलर सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में देख के जा रहा हूं, इसको करने की कोशिश करना, ये भी 2024 का ही है ना, ये भी 2024 का ही है। और एक ये सवाल भी करने की कोशिश करना, ये भी होमवर्क है, ये भी 2024 का है। अगली क्लास में आकर मैं इनको करवाऊंगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन QOTD पर। अच्छा, कितने प्रतिशत समझ में आया है? रेखीय अवकल ये जो अपन आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इसका उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आज जो अपन ने पढ़ा, एक बार बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ उत्तर देना कि हाँ सर 100% समझ में आ गया, या 100 तो कोई शायद नहीं लिखे, 90% से ज़्यादा समझ में आ गया है सर, 75 से 90% के बीच में समझ में आया है सर, 50 से 75% समझ में आया है, और 50% से कम समझ में आया है ना। बोलो, सिंगल चॉइस ABCD, क्या लगता है तुमको किस लेवल पे हो तुम, कितने प्रतिशत समझ में आ गया? 90 से ज्यादा आ गया है? क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुम तक सही चीजें पहुंचाऊं। हाँ, 2026 वाले भी आएंगे, सब आएंगे, 25 वाले भी आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो वैरायटी कवर हो जाए, है ना। अभी चैप्टर बाकी है ना, थोड़ा टॉपिक बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग आव्यू शुरू करेंगे। पहला 1 घंटा अपन सारणिक की चीजें ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आव्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे।
मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी। हाँ, तो मैक्सिमम जनता यहाँ है, लगभग 10% लोग जो हैं वो 75% या उससे कम बोल रहे हैं। तो मेरा सलाह सभी लोगों को यही है कि आज की क्लास को अपन अच्छे से पढ़ें, एक बार घर पे जाके सवाल करें, होमवर्क करें। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ये चीज़ें समझाऊंगा तुमको। मैं यही हूँ अभी। कभी भी ये मत सोचना जब तुम्हें कम चीज़ें समझ में आएंगी ना तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, और वो आज मुझे दिख रहा है। तो मैं अगली क्लास में ये जो होमवर्क दिया है इसको फिर से डिस्कस करूंगा। शायद कभी कभी थोड़ा पॉज लेने के बाद चीजें क्लिक करने लग जाती है, तो तुम भी थोड़ा सा पॉज लो। अगली क्लास में हम लोग इसको समझेंगे और कुछ बातें और भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन आ जाते हैं। ये तो अगली क्लास का क्यूओटीडी है। देख लो, ये 2025 का सवाल है, लगभग वैसे ही सवाल आते रहते हैं, है ना। ये इस सवाल को करते हैं अपन। इस सवाल में क्या दिया हुआ है? इस सवाल में क्या दिया हुआ है? माना सभी बिंदुओं अल्फा बीटा का समुच्चय ए इस प्रकार है कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5, 6, 1, 2, 3, 1 अल्फा बीटा 1, इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। अर्थात पहले तो मापांक खुलेगा। ऐसा सवाल अपन ने एक क्लास में भी किया था। 2, 3, 1 अल्फा बीटा 1, मापांक जब खुलता है तो प्लस माइनस आता है। फिर 2 से और गुणा कर दोगे तो 5, 6, 1, 2, 3, 1 अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 हो जाएगा। तब मूल बिंदु को ए के एक बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड की न्यूनतम लंबाई संभव है। इसका प्रसार करो तो ये कितना हो जाएगा? 3 - बीटा -6 × 2 - अल्फा प्लस 1 × 2 बीटा -3 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। 15 - 3 बीटा -12 प्लस 6 अल्फा प्लस 2 बीटा -3 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। कितना हो गया ये? अल्फा 6 अल्फा यहाँ है, 3 अल्फा यहाँ है, तो 3 अल्फा आ गया। -3 बीटा प्लस 2 बीटा, बाकी 15 - 12 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। ये बात तो सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। पहली जो चीज है वो ये क्या है? अल्फा बीटा उन सभी माना सभी बिंदु अल्फा बीटा का समुच्चय इस प्रकार है कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 इकाई है। मतलब अल्फा और बीटा के मध्य ये संबंध होगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि हाँ ये संबंध होगा, अल्फा और बीटा के मध्य यह संबंध होगा? प्लस की क्लास के बारे में बताओ। देखो, प्लस की क्लास के बारे में मैं बता देता हूं तुम लोगों को। प्लस की क्लास में 2-3 टाइप की चीजें होंगी। पहली चीज होगी वन शॉट, है ना, चैप्टर का वन शॉट। दूसरी चीज होगी अपना जेई मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन, जेई एडवांस के पीवाईक्यू का डिस्कशन और रेप्लिका शीट का डिस्कशन। अब जो बच्चों ने क्लास में पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है या पूरी नहीं पढ़ी, 70% पढ़ी है, कोई क्लास छूटी नहीं है, वो बच्चे प्रैक्टिस पे फोकस करें। जेई मेंस के पीवाईक्यू, एडवांस के पीवाईक्यू, रेप्लिका पीवाईक्यू, उनको वन शॉट देखने की उतनी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दूसरा केस आता है, मान लीजिए आपकी मल्टीपल क्लासेस मिस हो गई है, आपने कुछ क्लास अटेंड की है, कुछ नहीं अटेंड की है। आप चाह रहे हो कि मुझे कोई जल्दी से बता दे, मेरे पास तो समय नहीं है। अगर समय निकाल सकते हो, ये रेगुलर लेक्चर देखो, इसमें धीरे धीरे तसल्ली से सारी चीजें बताई गई है। एक एक लेक्चर में अपन ने एक एक टॉपिक कवर किया। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम वहां पे वन शॉट से सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीजें बताई जाएंगी। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो अभी नहीं, जब टेस्ट आएगा तब रिवीजन करने के लिए वन शॉट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। पर वो भी 4-5-6 घंटे का होगा। तो अब अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह मैं 6 घंटे में वो चीज़ पढ़ सकता हूँ, तुम वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो।
ये होती थ्योरी वाली बात। थ्योरी वाली चीज तुम्हारी पर्सनल प्रायोरिटी है, तुम्हें करना है या नहीं करना है। लेकिन जेई मेंस, जेई एडवांस और रेप्लिका शीट का जो प्रैक्टिस डिस्कशन होगा वो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अटेंड करें। जो भी प्रैक्टिस शीट मिल रही है उन सवालों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। वो बैच का मेन पर्पस आपको प्रैक्टिस करवाना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको अवश्य सारी क्लासेस अटेंड करनी है। थ्योरी वाली आपकी पर्सनल चॉइस है। आपने अच्छे नोट्स बना लिए हैं, क्लास में थ्योरी कवर कर ली है, नहीं भी करोगे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक बार मैं पूरा रिवीजन कर लूं या क्लासेस छूट गई है देख लूं, तो वो समय निकाल सकते हो। लेकिन टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक चीज को कवर करने के लिए दूसरी चीज छोड़ दें, है ना। तो कुल मिला के कंटेंट बहुत बढ़िया चीज है, जितना यूज करोगे उतना फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस वाला करना ही करना है। थ्योरी वाला अगर अभी नहीं भी करोगे, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, 92, वेरी गुड। अब आगे आ जाते हैं। यहां पर अगली चीज क्या है कि अल्फा बीटा ऐसे अवयवों का समुच्चय है। मतलब अल्फा बीटा ऐसे बिंदु है, ऐसे बिंदु है। मतलब अल्फा किसको बता रहा है? एक्स निर्देशांक को। बीटा किसको बता रहा है? वाई निर्देशांक को। और ऐसे बहुत सारे बिंदु संभव है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24? ये एक रेखा है और जितने भी अपने अल्फा कोमा बीटा है ना, वो इसी रेखा पर है। अल्फा कोमा बीटा इसको संतुष्ट करते हैं। ये रहे देखो। मतलब माना सभी बिंदुओं अल्फा कोमा बीटा का समुच्चय ए इस प्रकार है कि इस त्रिभुज से बनने वाले क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज से बनने, इस इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। वो सारे अल्फा बीटा इसी रेखा पर होंगे। बोलो हाँ या ना। अब ये एक रेखा नहीं है, ये दो रेखा है। एक आ जाएगी अपनी 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 24, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 21, ये एक रेखा है। और 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि 3x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू ये दूसरी रेखा है। या तो अल्फा कोमा बीटा इस पे है या अल्फा कोमा बीटा इस पे है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है तब मूल बिंदु को इस ए से, ये क्या है? ये एक ऐसा समुच्चय है जो सारे अल्फा बीटा को रखता है। अल्फा बीटा किस पर है? इस रेखा पर है। मतलब यह रेखा किसको प्रदर्शित करती है? इस समुच्चय ए को प्रदर्शित करती है। तब मूल बिंदु को ए के एक बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड की न्यूनतम कितनी लंबाई है? न्यूनतम लंबाई किसी रेखा की, ये दो रेखा है, मान लो एक रेखा ये हो गई और दूसरी इसी के समानांतर रेखा है कहीं पर, है ना। तो मूल बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम लंबाई कैसे पता की जाती है? लंबवत दूरी। एक है 3x माइनस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी नहीं होगी, धनात्मक ढाल वाली होगी, लेकिन तुम भावनाएं समझ गए होंगे। 3x माइनस 21 एक ऐसी इधर हो जाएगी, है ना। 3x माइनस वाई, एक्स 0 रखेंगे तो ये अपना प्लस वाली आ जाएगी, प्लस 27। और ये रेखा हो जाएगी 3x माइनस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी, न्यूनतम दूरी पता कर लो। इधर वाली दूरी, इधर वाली दूरी। तो 0,0 से इसको d1 कह दें, इसको d2 कह दें। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी d1 कितनी आएगी? दूरी सूत्र 3 गुणा 0 माइनस 0 प्लस 21 बटे रूट 3 तिया 9 और 1 10। और दूसरी वाली, इस वाली रेखा से दूरी कितनी आ जाएगी? 3 0 माइनस 0 प्लस 27 बटे रूट 10। तो ये d1 जो है ये d1 है, 27 वाली ये d2 है। तो इनमें से न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 21 बटे रूट 10। 21 बटे रूट 10। तो 21 बटे रूट 10 को कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बोलो, ये क्या हो रहा है? रूट 10 कुछ कटपिट जाना चाहिए था। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? 0,0 21 बटे रूट 10, 2 5 दोनों से ही नहीं कट रहा है।
27/√10 यहाँ भी नहीं कट रहा है। कैलकुलेशन देखो भाई, न्यूनतम लंबाई संभव है 5 बीटा, 5 बीटा होगा बोल रहे हैं। -5 बीटा था ये। -5 बीटा था। बाकी सब तो ठीक है ना, तो -3 3 3 3 3 3 और यहाँ अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9 18। तो अभी भी तो गड़बड़ ही है। 15 -5 बीटा। हम्म 5 6 1 2 3 1 अल्फा बीटा 1, 12 5 3 -बीटा -6 2 अल्फा +1 2 बीटा -3 अल्फा। 3 अल्फा -3 बीटा, 5 3 15 -5 बीटा -12 +6 अल्फा +2 बीटा -3 अल्फा = +-4। 3 अल्फा होगा। कुछ तो गड़बड़ है। 8/√2 अगली क्लास में करना। ठीक है, इसको भी अब चेक करना। कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेशन का इशू हो रहा है। 3 अल्फा हो गया -3 बीटा हो गया +3 हो गया, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। मतलब ये x-y +9 हो जाएगा, ये x-y -7 हो जाएगा। बटे में √2 किसी में है क्या? √2 है नहीं किसी में भी। √5 आ रहा है, मतलब 6 होना चाहिए था। 2 बीटा -3 अल्फा। सर पॉइंट कुछ और गड़बड़ है। 5 6 2 3 क्वेश्चन ही गलत है। देखना इसको, अगर क्वेश्चन गलत है तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। चलो फिलहाल QOTD करने हैं अपन को, क्लास क्वेश्चंस करने हैं और मॉड्यूल प्रारंभ। मॉड्यूल में प्रारंभ में सारणिकों के गुणधर्म लगभग सारे ही कर सकते हो अब तो, 1 से लेकर 27 तक, 1 से लेकर 27 तक। और फिर 29 31 32 35, बस इतना करो। और आज की क्लास को थोड़ा सा अच्छे से जाके घर पे देखना, है ना, और जो सवाल दिए हैं वो करने की कोशिश करना। ठीक है, DPP नंबर 6 तक कर लेनी है हम लोग, DPP नंबर 7 तक, DPP नंबर 7 तक। ठीक है, चलिए। तो आई होप आज की क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी। जितना फोकस मैंने आपसे डिमांड किया था, जितनी एनर्जी आपसे डिमांड की थी, उतनी एनर्जी से आपने सेशन को देखा होगा और पॉजिटिवली लेते हुए आप घर पर सारी चीज़ों को एक बार दोहराएंगे ताकि आप सीख सकें। फिलहाल इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे अपन। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ लास्ट टॉपिक्स के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।